Yeah, let's come to class, students. Let's come to class. Join fast. Yes, I can see Vikram, Shriram. प्रियंकर झा, अब हम लोग इरोजनल लैंडफॉर्म्स यानी नदी की जो अपर्दित या अपर्दन के द्वारा स्थल आकृति है उसका चौथा भाग और अंतिम भाग करेंगे। जो चौथा स्थल रूप नदी के अपर्दन क्रिया द्वारा जो बनता है उसको हम लोग नदी वेदिकाएं कहते हैं, उसको हम लोग रिवर टेरेसेस कहते हैं। तो ये रिवर टेरेसेस या नदी वेदिकाएं होती क्या हैं? ऑब्वियसली ये अपर्दन कार्यों के द्वारा ही होता है, नदी के इरोजनल एक्टिविटी के द्वारा ही ये होता है। आप शायद देखे होंगे गाँव में कि जब आप नदी के पास जाते हैं तो एक सीढ़ी नुमा, एक सीढ़ी जैसा अपने आप एक प्राकृतिक सीढ़ी बना होता है। यदि घाट पे, यदि आप पटना के घाट पे जाएंगे तो सरकार यहाँ पे नदी के पास जाने के लिए सीढ़ी बनाई है, लेकिन यदि आप ये सरकार द्वारा बनाई सीढ़ी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, एक प्राकृतिक सीढ़ी की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको हम लोग नदी वेदिका कहते हैं। आप यदि दार्जिलिंग गए होंगे या टी गार्डन देखे होंगे जहाँ पे चाय का बागान होता है दार्जिलिंग की तरफ, तो वहाँ भी देखिएगा कि एक नदी, एक सीढ़ी जैसा जो है वेदिका बनता है ना। ये सीढ़ी जैसा वेदिका बनना ही या सीढ़ी जैसा प्राकृतिक ढांचा बनना ही को ही हम लोग वेदिका कहते हैं। तो ये हम लोग का चौथा कॉन्सेप्ट है नदी वेदिका का। और एक बार इसको दिखाने के लिए इसको एक बार आप स्लाइड्स पे भी चलते तो ये आपको समझ में आता। ये देखिए, ये बच्चा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि एक पहाड़ जैसा है और पहाड़ में देखिए तो स्तर बना हुआ है, चरण बना हुआ है। एक चरण ये है, दूसरा चरण ये है, फिर तीसरा चरण ये है। तो आप देखेंगे इस तरह से, हाँ उसमें खेती भी होती है, हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। तो इस तरह से चरण बना रहता है। या कहिए यदि ये नदी के इसी तरह नदी के किनारे हो, नदी के किनारे एक प्राकृतिक सीढ़ी हो, तो उसको भी हम लोग नदी वेदिका कहते हैं। यदि इस डायग्राम में देखना चाहें तो देखिए ये आपका नदी है ना, लेकिन एक प्राकृतिक सीढ़ी है ऐसे ऐसे। और आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर नीचे आते हैं, नदी के पास आते हैं, पानी के पास आते हैं। तो इस तरह का जो सीढ़ी नुमा एक आकृति होता है, इस तरह का सीढ़ी नुमा एक आकृति होता है, उसको हम लोग रिवर टेरेस या इसको हम लोग जो है इसको हम लोग नदी वेदिका कहते हैं। अब ये नदी वेदिका है क्या? वॉट आर दीज रिवर टेरेसेस? हम लोग तो बात कर चुके हैं कि भाई ये तो इरोजनल एक्टिविटी का उदाहरण है, ये तो अपर्दन क्रिया का परिणाम है। ये है क्या?
तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये जो हम लोग रिवर टेरेस या नदी की बात करते हैं, और हर एक आप सीढ़ी देख रहे हैं, ऊपर तक सीढ़ी जैसा जा रहा है, ये आपका प्रारंभिक जो सबसे ऊपर का सीढ़ी है वो आपका प्रारंभिक घाटी का तल है। या मैदानी इलाका की बात करें तो ये प्रारंभिक बाढ़ मैदान का लेवल है, प्रारंभिक बाढ़ मैदान का स्तर है। जैसे कि आप एक खंडहर देखते हैं और खंडहर के अवशेष के आधार पर आप कहते हैं कि ये पुराने समय में इसकी इमारत ऐसी होगी। उसी तरह रिवर टेरेस जहां जहां तक इसका लेवल गया है, जहां जहां तक इसका स्तर गया है, वो पुरानी घाटी, यदि घाटी का जब निर्माण चालू हुआ, जब नदी अपना अपर्दन क्रिया करना चालू की और जैसे जैसे उसको काटी तो पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, ऐसे तो एक सीढ़ी जैसा निर्माण की। इसी को हम लोग वेदिका कहते हैं। और आप जानते हैं कि अपर्दन के साथ आपके पहाड़ी इलाका हो या मैदानी इलाका हो, हमेशा अपर्दन के साथ निक्षेप होता है। There is always a depositional activity going along side by side. Means deposition is simultaneous with erosional activity. तो आप कहीं कहीं देखेंगे कि ये सिर्फ सीढ़ी है। एक आपको भूरा रंग जैसा दिखाई देगा, लेकिन जैसा अभी अर्चना कही है कि यहाँ पे खेती भी होती है। खेती क्यों होती है कि एक तरफ जो ये स्तर है वो अपर्दन क्रिया है, लेकिन नदी साथ साथ निक्षेपण भी करती है, डिपॉजिट भी करती है। तो जहां पे नदी जलोढ़ मिट्टी लेके आ जाती है वहां पे आपका खेती हो जाता है, वहां की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। एंड when the river carries with it the alluvial deposits, you have agriculture, the land becomes fertile. तो yes, अर्चना is correct कि वहां पे खेती भी होती है। लेकिन नदी वेदिका या रिवर टेरेस की हम लोग बात करें तो ये मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप है। पहले अपर्दन हुआ, फिर उस पे डिपॉजिट हुआ, उस पे निक्षेपण हुआ, और फिर निक्षेपण के बाद फिर नदी जो है उसको काटना चालू कर दी। इसको आप कह सकते हैं वर्टिकल इरोजन, इसको कह सकते हैं लंबवत अपर्दन। तो नदी वेदिका किसका परिणाम है? तो नदी वेदिका लंबवत अपर्दन का परिणाम है। रिवर टेरेसेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल इरोजन, जहां पे इरोजन होता है पहले, फिर डिपॉजिट होता है, फिर इरोजन हो जाता है। पहले अपर्दन, फिर जलोढ़ मिट्टी की निक्षेप और फिर कटाव। तो वर्टिकल इरोजन, लंबवत अपर्दन का ये परिणाम है। तो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन नदी वेदिका में क्या देख रहे हैं? दो तरफ सीढ़ी, और कहीं ये सीढ़ी की आकार, इसकी लंबाई अलग अलग होती है। लेकिन नदी के तट पे जब दोनों किनारे की लंबाई एक जैसा हो, यानी नदी वेदिका की लंबाई एक जैसा हो, तो उसको हम लोग युग्म वेदिका कहते हैं, उसको हम लोग पेयर्ड टेरेस कहते हैं, उसको हम लोग युग्म वेदिका कहते हैं, उसको हम लोग पेयर्ड
टेरेस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आया? तो फिर चलिए हम लोग दूसरे सेक्शन पे समझ में आया तो दूसरे सेक्शन पे विक्रम बोले हैं, क्या विक्रम बोले हैं? अच्छा, उस पर खेती भी होती है, हाँ राइट, सॉरी, विक्रम बोले हैं खेती भी होती है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, अब हम लोग दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, निक्षेपित स्थल रूप। नदी दो क्रिया करती है, एक करती है अपर्दन और दूसरा है निक्षेपन। अपर्दन हम लोग देख चुके और निक्षेपन हम लोग देखेंगे। निक्षेपन द्वारा स्थल आकृति, आपका विसर्प भी निक्षेपन द्वारा ही बनती है, लेकिन इंसाइज्ड मियांडर, गभीरभूत विसर्प आपका अपर्दन के कारण बनता है, याद रखिएगा। ये सब चीज जानना हमारे लिए जरूरी है। तो निक्षेपित स्थल रूप में दो महत्वपूर्ण उदाहरण हम लोग लेंगे। एक है एलुवियल फैंस या जलोढ़ पंख और दूसरा है डेल्टा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एलुवियल फैंस या जलोढ़ पंख का उदाहरण लेंगे। और जलोढ़ पंख और डेल्टा को समझते हुए विक्रम का एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम लोग आंसर करेंगे। कल विक्रम का क्वेश्चन था और हम लोग ये बोले थे कि एक बार में ये आंसर देना इसका पॉसिबल नहीं है, तो आज विक्रम का पूर्ण आंसर मिल जाएगा, जो कल इनका क्वेश्चन था वितरिका पे। चलिए, अलुवियल फैंस। अलुवियल फैंस, आप हाथ में फिर से पाइप ले लीजिए, आप पाइप से पानी पटाइए। आप देखेंगे पाइप का जो छींटा है, जो पानी का जो छींटा है, एक पंख का रूप ले लेगी। याद रखिएगा, जब भी ऊंचाई से पानी गिरती है वो पंख का ही रूप लेती है। ये इस तरह का आकार बनता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अलुवियल फैंस या जलोढ़ पंख भी इसी कॉन्सेप्ट पे है। आप देखिए, नदी जब पहाड़ों में रहती है, when the slopes are steep, जब जो आपका ढलान है तीव्र होता है, तो वो नदी भारी या नद भार को वहन करती है। मैंने बहुत ज्यादा भार को वो वहन कर लेगी। When the river is flowing over steep slopes, it has a great energy, great force, and it will carry with itself huge coarse loads. लेकिन जैसे ही वो steep slope will give way to gentle slope, जैसे ही आप तीव्र ढाल से मंद ढाल में आएंगे, धीरे धीरे अतिरिक्त जो भार है वो धीरे धीरे छोड़ना चालू कर देंगे। और भार छोड़ना चालू कर देगी, इसका मतलब जैसे ही नदी मंद ढाल पे आती है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग जब कल से पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम, हर एक नदी का दिशा, तो ये सब जानने के लिए जरूरी है। तो जैसे ही नदी मंद ढाल पे आती है, निक्षेपन चालू कर देती है। और निक्षेपन जो है अलग अलग दिशा में हो जाती है, और ये एक पंख का रूप लेती है, एक जलोढ़ पंख का रूप लेती है। ये पंख का रूप लेती है, और चूंकि निक्षेपन होता है जलोढ़ मिट्टी का, इसलिए इसको हम लोग जलोढ़ पंख बोलते हैं। These deposits are in the form of a fan, पान के पत्ते की तरह, and since the deposits are alluvial, we say it alluvial fans.
और इन्हीं निक्षेप के बीच में से पानी की धारा बहती है। कहीं मान लीजिए रुकावट आया, पानी की धारा अपनी मूल दिशा से भटक के दूसरे दिशा में आ जाएगी। तो कुछ छोटे छोटे शाखा मूल नदी से निकलती है इस समय, और इसी को हम लोग वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जरा स्लाइड्स पे देखें, और स्लाइड्स पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दिखाई दे रहा है? देखिए इस भाग को, यहां से इस भाग को ऐसे देखिए, ऐसे ये देखिए, ये पंख का रूप ली हुई है। ये देखिए, ये ऊपर से ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, पहाड़ से पानी गिर रहा है, और पहाड़ से पानी जब नीचे गिरता है तो किस रूप ले लेती है? ये कौन सा रूप ले लेती है? इसी ये देखिए, ये पंख का रूप ली है, ये फैंस का रूप ली है। इसी के लिए इसको हम लोग एलुवियल फैंस कहते हैं। इसी का जो है एक स्थल रूप है, इसी का ये स्लाइड्स है, उसी का बड़ा रूप है कि देखिए ये आपका ये ऊपरी स्तर है, तीव्र ढाल है, लेकिन धीरे धीरे ये मंद ढाल में जा रही है। तो मंद ढाल में जाने के कारण यहाँ निक्षेप यहाँ पे जो है जमा हो रहा है। डिपॉजिट्स आर बीइंग सेगमेंटेड देयर। और इसी डिपॉजिट्स में देखिए ये जो पानी है, नदी की मूल धारा जो है, ये छोटी छोटी अलग अलग शाखाओं में ये बट जा रही है, और इसी को हम लोग वितरिका, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ये टॉपिक समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो देखिए कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी ऊपर से पानी नीचे गिरेगा, पानी में कुछ आपके पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, तो जैसे ही तीव्र ढाल से मंद ढाल में पानी जाएगा, निक्षेप को छोड़ना चालू कर देगा, और निक्षेप जो एक पान के पत्ते के रूप में ले लेती है, और इसी निक्षेपों के बीच में जो है मूल नदी है, उसकी शाखा अलग अलग दिशा में चलने लगती है। ये कोन का रूप ले लेती है। आप देखिए कोन का रूप ली है, इसीलिए इसको जलोढ़ पंख या अलुवियल फैंस कहते हैं। यहाँ पे जल वितरिकाओं का निर्माण होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते हैं, और इसमें दो चीज याद रखिएगा। ऐसी स्थिति, इस तरह का जलोढ़ पंख, यदि ये अलुवियल फैंस ह्यूमिड एरिया में बना और जिसका जो ढलान मंद हो, ह्यूमिड एरिया प्लस जेंटल स्लोप, यहां पे जो कोन बनेगा वो निम्न बनेगा, छोटा बनेगा। बट यदि एरिड या सेमी एरिड, जहां पानी ना हो, यदि यही कोन, यही जलोढ़ पंख की बात करें एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में, और जहां पे स्लोप स्टीप हो, तो यहां पे जो कोन बनेगा वो हाई कोन बनेगा। हिंदी में जब आप तीव्र ढलान से मंद ढलान की तरफ जाएंगे, ढलान मंद हो और वो जलवायु के हिसाब से आर्द्र प्रदेश हो, तो जो शंकु बनेगा, जो कोन बनेगा, वो निम्न होगा। और यही जब शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेश हो और वहां का ढलान तीव्र हो,
तो यहां पे जो कोन बनेगा ये शंकु आई बनेगा। ये है अलूवियल फैन, यही है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख क्या बता रही है? जलोढ़ पंख ये बताती है कि नदी का ढलान में परिवर्तन हुआ। जलोढ़ पंख ये बताती है कि अलूवियल फैंस का जो स्लोप है स्टीप से जेंटल की ओर जा रहा है, मतलब थोड़ी सी ऊंचाई से लेके कम ऊंचाई तक ये जा रहा है। इसी अलूवियल फैन, यही जलोढ़ पंख का एक रूप है जिसको कि हम लोग डेल्टा कहते हैं। इसी जलोढ़ पंख का एक रूप है जिसको कि हम लोग डेल्टा कहते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये अलूवियल फैन या जलोढ़ पंख का कॉन्सेप्ट समझ में आया तभी आप डेल्टा को समझ पाएंगे, नहीं तो डिफिकल्ट। अलूवियल फैन का कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? अलूवियल फैन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? नो रिस्पॉन्स, समझ में नहीं आया? देखिए, ये है आपका अलूवियल फैन या आपका जलोढ़ पंख। ये आपका तीव्र ढाल है। तीव्र ढाल से पानी नीचे जैसे ही जा रहा है तो इसकी निक्षेप जो है एक कोन की, शंकु की तरह, एक पंखे की तरह चारों तरफ फैल गया है और इस मूल पानी से छोटी छोटी शाखाएं सब जगह चले गई है। तो जलोढ़ पंख का आकार कुछ इस तरीके का होता है। अब हम लोग बात करते हैं, ये देखिए, ये है आपका जलोढ़ पंख, और जलोढ़ पंख का ही एक रूप है, वो है आपका डेल्टा। ये देखिए, ये है डेल्टा, ये है आपका जलोढ़ पंख, और जलोढ़ पंख का ही एक रूप है डेल्टा। तो डेल्टा होता क्या है? डेल्टा जो है ये जलोढ़ पंख का एक रूप है, या कहिए डेल्टा जो है इट इज लाइक एन अलूवियल फैन। जलोढ़ पंख की तरह ही आपका डेल्टा है, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है कि डेल्टा डिफरेंट लोकेशन पे डेल्टा का स्थान भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। नदी अपने लाए हुए पदार्थ को अपने स्पीड, गति के हिसाब से धीरे 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 पूरे अपने प्रवाह के दौरान अलग अलग जगह ले जाती है, और उसके वृद्धा अवस्था में, यानी समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते उसकी शक्तियां पूरी खत्म हो जाती है। तो अपने लाए हुए पदार्थों को वो समुद्र के किनारे बिखेर देती है। मीन्स द लोड carried by the rivers is dumped and spread into the sea. यदि समुद्र के पास पहुंचने से पहले नदी की शक्ति कम हो जाती है, बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है, तो समुद्र तट पे या समुद्र तट से दूर दूर तक जो है ये अपना पदार्थ को छोड़ने चली जाती है। यदि नदी के पास उतनी शक्ति रही तब तो ये पदार्थ समुद्र के अंदर तक ले जाती है। लेकिन यदि नदी की शक्ति समुद्र के पहुंचने से पहले यदि खत्म हो जाती है, तब ये नदी समुद्र तट से पहले ही, समुद्र तट पे या उससे पहले ही अपने सामान को, पदार्थों को छोड़ने लगती है। और यही पदार्थ का आप
आकार देखेंगे तो आपको पंख की तरह, आपको एक एलुवियल फैन की तरह, एक जलोढ़ पंख की तरह दिखता है। लेकिन जलोढ़ पंख और डेल्टा में अंतर क्या है? हम लोग डेल्टा का डिस्कशन कल किए थे, लेकिन आज हम लोग डेल्टा को जलोढ़ पंख के रूप में देखेंगे। जब जलोढ़ पंख बनता है तो उसका जो निक्षेप होता है व्यवस्थित नहीं होता है। आपको कहीं पे खाद मिलेगा, कहीं गाद मिलेगा, कहीं बड़े बड़े पदार्थ मिलेंगे, तो कहीं छोटे छोटे चिकनी मिट्टी मिलेगी, सिल्ट मिलेगा, ये सब जगह मिलेगा। लेकिन नहीं, डेल्टा में क्या होता है कि समुद्र के किनारे, है ना, आपको मोटे पदार्थ मिलेंगे। डेल्टा में नदी द्वारा निक्षेपित डिपोजिशन बाय द रिवर्स की बात करें तो बहुत ही सिस्टमैटिक होता है, बहुत ही व्यवस्थित होता है। समुद्र के किनारे आपको मोटे पदार्थ मिलेंगे, यू विल फाइंड कोर्स डिपॉजिट्स। और जैसे जैसे समुद्र तट से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपको मोटे पदार्थ छोटे होते जाएंगे। माने मोटे पदार्थ से फिर आपको गाद मिलेगा, गाद से फिर आपको चीका मिट्टी या चिकनी मिट्टी या क्ले मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो है डेल्टा में निक्षेप का व्यवस्था होता है। यदि डेल्टा यदि बढ़ता है, याद रखिएगा, जब यदि कभी देखिएगा कि सुंदरबन डेल्टा बात की जाती है, सुंदरबन डेल्टा बढ़ रही है, तो सुंदरबन डेल्टा यदि डेल्टा बढ़ती है, इसका मतलब यही हुआ, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक नियम की तरह इसको याद रखिए कि व्हेनेवर द डेल्टास ग्रो इट मीन्स रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज आर कंटिन्यूइंग टू इंक्रीज इन लेंथ और डेल्टा कंटिन्यूज टू बिल्ड अप इनटू द सी। कहने का मतलब है यदि डेल्टा का आकार बढ़ता है तो इसका मतलब दो चीज हुआ। पहला, जो नदी वितरिका है उसकी लंबाई बढ़ते जा रही है, और जो डेल्टा है वो सागर के अंदर तक बढ़ता चला जा रहा है। यदि आप कहेंगे कि डेल्टा बढ़ रहा है तो इसका मतलब दो ही चीज होता है कि डेल्टा का आकार यदि बढ़ रहा है, इसका मतलब है नदी वितरिका की लंबाई बढ़ती जा रही है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता चला जा रहा है। मीन्स if we say that the delta is growing, it means river distributaries continue to increase in length and delta continues to build up into the sea. इसका यही मतलब होता है। तो अब हम लोग देखें कि नदी जो है अपने साथ अपर्दन और निक्षेपण दोनों कार्य करती है। रिवर हैज टू वर्क, इरोजन एज वेल एज डेपोजिशन। और डेल्टा में भी आपका मैदानी इलाका बनता है, और जब डेल्टा में जो मैदानी इलाका बनता है उसको हम लोग डेल्टा का मैदान या डेल्टा प्लेन्स कहते हैं। हम लोग विसर्प देखें तो विसर्प आपका एक निक्षेपण का भी कारण है, लेकिन पहाड़ों में ये अपर्दन का परिणाम भी है। हम लोग यही सब कॉन्सेप्ट ही अब इस्तेमाल करेंगे रिवर्स को पढ़ने के लिए, और कल से हम लोग ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र देखेंगे, फिर हर एक नदी का देखेंगे कि कहाँ से उसको उद्गम है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और अपने क्षेत्रों में किस तरह का स्थल आकृति का ये निर्माण करती है। कहाँ पे आप डैम बना सकते हैं, कहाँ पे बांध बना सकते हैं, कहाँ पे पावर प्रोजेक्ट हो सकता है। तो हमारा रिवर वन एडवांस कॉन्सेप्ट, रिवर वन एडवांस्ड ए एंड बी, पूरे कॉन्सेप्ट का यही सार था कि हम लोग जो है एक्चुअल जब नदी स्टार्ट करें, जब रिवर स्टार्ट करे, तो एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ फुल्ली उसको समझ के हम लोग करें। कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यदि कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। एनी क्वेश्चंस प्लीज?
नो क्वेश्चंस? ओके, तो चलिए टुमारो विल स्टार्ट रिवर एंड इट्स ड्रेनेज सिस्टम. थैंक यू.